गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। आ रही सर आवाज? फाइन है सर ठीक है सर। ओके ओके। देखो, आज वायसराय का आखिरी टॉपिक है आधुनिक इतिहास का। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक में आधुनिक इतिहास जो रहेगा उसको पढ़ेंगे। तो वायसराय के रूप में आज आखिरी टॉपिक है। इसमें चार जो वायसराय के बचे हम उनको पढ़ते हैं। उसके बाद जो भी अगला टॉपिक रहेगा या तो हम कांग्रेस ले लेंगे या और भी जो विद्रोह वगैरह है उनके बारे में। अब जैसे हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री खत्म होने के बाद हो सकता है 3-4 लेक्चर में खत्म भी हो जाए। उसके बाद हम लोग जो करंट अफेयर्स है, देखो आपने कल देखा होगा कि नोटिफिकेशन आया है, 25 जुलाई डेट दी है। तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करें। बाकी सब्जेक्ट आप लोग घर करते रहिएगा। इतने दिन में हम एक जो क्लास लगेगी वो करंट अफेयर्स की लगेगी और दूसरी क्लास जो रहेगी वो कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूशन की चलती रहेगी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कल मैंने आपको 1936 तक जो वेलिंगटन था उसके बारे में बताया था। आज हम लोग देखते हैं 1936 से लेकर 44 तक लगभग 8 साल तक एक व्यक्ति रहा था जिसका नाम है लॉर्ड लिथिगो। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ से क्या है, जो स्वतंत्रता का मूवमेंट था वो बहुत तेज हो गया था और स्वतंत्रता के मूवमेंट में जब तेजी आई थी तो उस समय बहुत सारी घटना है जो इन 3-4 वायसराय के टाइम की है। तो आप लोग, एक क्वेश्चन ये आया था पहले कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो 1936 और 37 में आम चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस सरकार ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। और अगर हम सहयोग की बात करें कि सहयोग के साथ, तो उसने लगभग 11 प्रांतों में सरकार बनाई। एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है, पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1937 और 38 में संपन्न हुआ था। इसमें कांग्रेस ने अकेले ने 8 प्रांत में सरकार बनाई थी, जबकि 2-3 साझेदारी से, 3 राज्यों में साझेदारी से, इस प्रकार से टोटल 11 राज्यों में उसने क्या बनाई थी? कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला यहां से आता है, 37-38 में पहली बार एक आम चुनाव हुआ जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। क्वेश्चन में 8 भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 11 भी आ सकता है। तो अगर दोनों आए तो आपको 8 लगाना है, लेकिन अगर ऐसा आया कि 8 नहीं आया तो 11 भी आंसर उसका क्या है? सही है। तो पहला फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा, लिन लिथिगो के समय का है पहला आम चुनाव, इसी के समय हुआ था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि आम चुनाव किस वायसराय के समय शुरू हुआ? तो आम चुनाव जो शुरू हुआ था वो लॉर्ड लिन लिथिगो के समय 1937-38 में शुरू हुआ था। अगला फैक्ट इसमें यह है कि विश्व में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को, उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड लिन लिथिगो का, आपने देखा होगा कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। उसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगस्त 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराने के बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो लगभग 6-7 साल चलता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत लॉर्ड लिथिगो के समय शुरू हुई थी। ये इसलिए अपने को जरूरत है क्योंकि इस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार जो रहती है वो भारतीय जो सैनिक रहते हैं उनकी मदद लेने के लिए यहाँ पर आती है। इसलिए हमको याद रखना कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, अर्थात हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये है लिन लिथिगो के समय की बात। अगला फैक्ट इसमें है अगस्त प्रस्ताव। तो देखो, अगस्त प्रस्ताव 2 टाइप से याद रहिए। 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव और 1942 में आया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो वो भी अगस्त में आया था, वो भी 8 अगस्त को आया था। तो एक अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को, और 8 अगस्त 1940 को जो ये अगस्त प्रस्ताव आया था ये भारतीय लोगों को लुभाने के लिए, कुल मिला के भारतीय लोगों को लुभाने के लिए और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को शामिल करने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन भारतीय उस समय जो भी वो थे, उस समय स्वतंत्रता के जो प्रणेता, उन लोगों ने सब क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो यहाँ से अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को आया था, जिसमें भारतीयों को कुछ सुविधा या लुभाने के लिए ये अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। तो ये है अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन यहाँ से आता है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत में आया था भारतीयों को लुभाने के लिए, ऐसा याद रखिएगा। फिर 1940 में पहली बार पाकिस्तान देश की मांग उठी थी। पाकिस्तान देश की मांग उठाई थी मुस्लिम लीग ने, याद रखिएगा। 1940 में पाकिस्तान देश की मांग उठी थी। मैंने आपको कल बताया था जब हम इरविन पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान शब्द का उपयोग सबसे पहले
रहमत चौधरी अली करके एक व्यक्ति था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का, उसने नाम लिया था, मतलब एक तरीके से पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था। लेकिन इसकी जो मांग उठी थी वो उठी थी 1940 में। तो पाकिस्तान की मांग कब उठी थी? तो 1940 में उठी थी। और उसके बाद आवाज आ रही है? फोन आ गया। हेलो, पाकिस्तान की मांग 1940 में। अब याद रखिएगा, हम हालांकि इसको डिटेल में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। तो देखो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो हुई थी वो 1939 में हुई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, इसमें हम कांग्रेस में इसको पढ़ेंगे। जब कांग्रेस हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर में जाके अपनी सरकार बनाई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, यहाँ से याद रखेगा, तो 1939 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखेगा, ये भी लॉर्ड लिथिंगो के समय की बात है। फिर 1942 में एक मिशन भेजा अंग्रेजों ने। इस मिशन का भी उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को इंग्लैंड की तरफ से उस युद्ध में शामिल करना। तो क्रिप्स मिशन आया, एक सदस्य था स्टैनफोर्ड क्रिप्स करके एक अंग्रेज था, उसके अध्यक्षता में भारत में एक मिशन भेजा गया था। और उसने बोला था कि अगर आप भारतीय जो सैनिक है अगर हमारे साथ युद्ध में इनको भेज देते हो तो हम भारत को औपनिवेशिक स्वतंत्रता दे देंगे। लेकिन इस क्रिप्स मिशन के बारे में नेहरू जी ने और महात्मा गांधी ने अलग अलग शब्द कहे। एक ने कहा यह दिवालिया हो चुका ऐसा चेक है, और एक ने बोला कि एक ऐसा चेक है जिसकी तारीख निकल गई, और एक ने ऐसा बोला कि ये दिवालिया हो गया ऐसा बैंक है। तो तारीख निकल गई चेक बोला था महात्मा गांधी ने, और दिवालिया हो गया बैंक ये बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा क्रिप्स मिशन के बारे में। तो ये भी एक तरीके से नकार दिया गया था, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। कितना सदस्य था? तो एक सदस्य था। कौन इसका अध्यक्ष था? तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था। तो एक फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। अगस्त 1942 में याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन। हालांकि ये सब कांग्रेस के फैक्ट हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन लॉर्ड लिथिंगो के समय की जो घटना है महत्वपूर्ण वो है अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस ने इसका प्रस्ताव पास किया था, और महात्मा गांधी के आह्वान पर इसमें भारत छोड़ो आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया था, और करो या मरो का नारा उसमें दिया गया था। तो यहाँ से याद रखिएगा अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिथिंगो के समय ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये है उसके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अगर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये करना है कि याद रखना है। अगला व्यक्ति आता है 3 साल के लिए, जिसे हम लॉर्ड वेवेल के नाम से जानते हैं। और ये लॉर्ड वेवेल जो आता है, इस सबसे पहले जब भारत में ये बनता है तो उसके बाद एक समझौता होता है जिसे हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, अर्थात वेवेल प्लान के नाम से जानते हैं। तो वो भी कुछ इस प्रकार का प्लान रखता है जैसा कि क्रिप्स मिशन ने रखा था। समझौते वही तरीके से औपनिवेशिक स्वतंत्रता के बारे में। तो वेवेल प्लान या शिमला समझौता जो रहता है वो अमान्य कर दिया जाता है, अर्थात असफल हो जाता है। तो शिमला समझौता या वेवेल प्लान भी क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। तो ये याद रखना, शिमला समझौता 25 जून 1945 को वाइसराय वेवेल के द्वारा रखा गया था, शिमला में रखा गया था, इसलिए इसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। और वेवेल के द्वारा रखा गया था इसलिए इसको वेवेल प्लान भी बोला जाता है, ठीक है। तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा शिमला समझौता 25 जून 1945 को रखा गया था, जो कि भारतीयों ने इसको ठुकरा दिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर एक ऐसी स्थिति आई 1945 के बाद कि फरवरी 1946 को अंग्रेजों की नौसेना जो थी उसमें एक विद्रोह हुआ। फरवरी 1946 में विद्रोह इस प्रकार से हुआ कि जो भारतीय नौसैनिक थे और अंग्रेजी नौसैनिक थे उनके मध्य विवाद बढ़ गया, और खाने पीने की बात को लेकर अंग्रेजी नौसैनिक और भारतीय नौसैनिकों के मध्य विवाद हो गया। तो माराकुटी ज्यादा हो गई। इस स्थिति में अंग्रेजों को जब ये उस समय ये चीज लगी, ये फरवरी 1946 की बात है, 18 फरवरी 1946 को अंग्रेज भारत में या पूरे विश्व में राज करने का उनकी सबसे बड़ी जो शक्ति थी वो शक्ति थी उनकी नौसैनिक शक्ति। और जिस नौसेना में अगर विद्रोह हो गया तो वो किस तरीके से भारत पर या अन्य देशों पर राज कर पाएगा। इसलिए 1 महीने बाद जस्ट मार्च 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेज दिया था। और कैबिनेट मिशन को जब भारत भेजा था तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था, जिसमें स्टैनफोर्ड क्रिप्स था, लॉरेंस पेंथिक था और एबी अलेक्जेंडर था, ठीक है। लॉरेंस पेंथिक इसका अध्यक्ष था और 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत में आया था। और कैबिनेट मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य था भारत में संविधान की निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करवाना।
तो यहां से याद रखिएगा फरवरी 1946 में नौसैनिक विद्रोह हुआ। ISN तलवार करके एक पनडुब्बी थी, उसमें ये क्या हुआ था, नौसैनिक विद्रोह हुआ था। तो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि नौसैनिक विद्रोह किस में हुआ था, मतलब किस पनडुब्बी पर हुआ था। तो INS तलवार नाम का एक जहाज था, उस पर भारतीय नौसैनिक और अंग्रेजी नौसैनिक क्या हुए थे, लड़ लिए थे। और ऐसे लड़ लिए थे कि अंग्रेजों को स्वतंत्रता दिलवानी पड़ी, ठीक है, भारत। तो याद रखिएगा नौसैनिक विद्रोह। उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था, उसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संविधान प्रक्रिया को मतलब शुरू करना। तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसने भारतीयों को ये सुझाया कि आप संविधान का निर्माण करिए, हम आपको जल्दी स्वतंत्रता देने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि कैबिनेट मिशन कितना सदस्य था, तो 3 सदस्य था। कौन कौन थे, AB अलेक्जेंडर था, लॉरेंस पेंथिंग था, और एक जो था स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन में ही आया था। लॉरेंस पेंथिंग जो इसका अध्यक्ष था, याद रखिएगा। तीनों लोगों ने यहाँ पर भारत में पहली बार अंतरिम सरकार की व्यवस्था की थी 1946 में। 1 सितंबर 1946 को यहाँ एक सरकार बनी जिसे हम अंतरिम सरकार कहते हैं, और इस अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, जिसको शपथ लॉर्ड बॉयवे के द्वारा दिलवाई गई थी। तो देखो याद रखिएगा, पहली शपथ जो पंडित नेहरू ने ली थी सितंबर 1946 में, या 1 सितंबर 1946 को लॉर्ड वेवेल के समक्ष ली थी, और अंतरिम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित नेहरू थे। किसने शपथ दिलाई थी, तो लॉर्ड वेवेल ने शपथ दिलाई। दूसरी बार जब आजादी के समय स्वतंत्रता में वो शपथ लेते हैं, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन उनको शपथ दिलवाते हैं। और आखिरी बार जब संविधान लागू होकर आम चुनाव होते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको क्या शपथ दिलाते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि पहली बार पंडित नेहरू जी को किसने शपथ दिलवाई थी, तो वेवेल ने दिलवाई थी। दूसरी बार किसने दिलवाई थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलवाई थी 15 अगस्त 1947 को, सॉरी 1947 में, हाँ, माउंटबेटन ने दिलवाई थी। और तीसरी बार जो है वो जो दिलवाई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा दिलवाई। तो ये फैक्ट याद रखना। 1946 में अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार में पूरा कैबिनेट बना, उस कैबिनेट में अलग अलग मंत्री बनाए गए। उस कैबिनेट में एक मंत्री बनाया गया था जिसका नाम था जो कि मुस्लिम लीग का सदस्य था, जिन्ना के साथ काम करते थे, उनको वित्त मंत्री बनाया गया। तो प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू थे उनको वित्त मुहैया नहीं कराते थे। क्या नाम था उनका, कोई बता सकता है, जो वित्त मंत्री बनाया गया? क्यों, हेलो, कोई तो बोलो। प्रधानमंत्री की कैबिनेट में पहली ने जिसे वित्त मंत्री बनाया था उसका नाम क्या था? किसी को भी नहीं पता? ऐसा क्या कर रहे, चलो याद आएगा तो मैं बता दूंगा। देखो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो लॉर्ड वेवेल के समय हुई थी। और लॉर्ड वेवेल ने जब 1946 में पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, तो एक कब की बात है, 9 दिसंबर 1946 की। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ से 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक लॉर्ड वेवेल के समय हुई थी। और उसी समय जब संविधान के लिए बैठक हुई तो क्लेमेंट एटली जो कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने भारतीय स्वतंत्रता की क्या की थी, घोषणा कर दी थी कि हम भारत को जल्दी क्या करने वाले हैं, स्वतंत्र करने वाले हैं। तो ये है लॉर्ड वेवेल के कुछ तथ्य। इसमें से तारीख तक भी आ जाती है, जैसे 18 फरवरी 1946, मार्च 1947। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आवाज आ रही है? 1947 1948 आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, सर आवाज आ रही है। 1947 से 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के वायसराय बनते अगले। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जिसे वित्त मंत्री बनाया गया था, वो वित्त मंत्री जब प्रधानमंत्री नेहरू जी को वित्त मुहैया नहीं करा रहा था, तो लियाकत अली खान को बनाया गया था वित्त मंत्री। क्या? लियाकत अली खान को बनाया गया था वित्त मंत्री। आप पहले बोल देते, आप लियाकत अली।
ठीक है। लियाकत अली साहब इसलिए वित्त मुहैया नहीं करा रहे थे उनको क्योंकि ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे और ये पाकिस्तान के लिए अड़े हुए थे। तो अब नेहरू जी को समस्या ये आने लगी कि वो पैसा नहीं आएगा तो देश को कैसे चलाएंगे। तो उस स्थिति में उनका एक दोस्त था जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उनके साथ ब्रिटेन में पढ़ता था। वो उनके पास जाते हैं और वहां जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि या तो आप वित्त मंत्री बदल दीजिए या सरकार को क्या कर दीजिए, भंग कर दीजिए। तब ब्रिटेन की सरकार लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसराय बनाकर भेजती है 1947 में, जनवरी 1947 के आसपास। और लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ पर वाइसराय बनकर आते हैं तो एक योजना लेकर आते हैं जिसे हम 3 जून 1947 की योजना कहते हैं, या इसे हम माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस योजना में माउंटबेटन साहब ने भारत को ये तोड़ निकाला उन्होंने नेहरू जी के कहने पर कि एक देश अलग बना दो, एक देश अलग बना दो। तो 3 जून योजना थी जो कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए याद की जाती है, याद रखिएगा। 3 जून योजना माउंटबेटन योजना, इसको माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान को 2 राष्ट्र के रूप में विभाजित कर दिया गया था। ये 3 जून योजना है, माउंटबेटन योजना है। तो सॉल्यूशन निकाला उन्होंने, तो ऐसा सॉल्यूशन निकाला। नेहरू जी ने ऐसा तो बोला ही नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा सॉल्यूशन निकाला। अब जब ये माउंटबेटन योजना आई तो अगले ही महीने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में क्या कर दिया गया, प्रस्तुत कर दिया गया। तो यहाँ से तारीख याद रखेगा, 3 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और ये स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पास हुआ था। जब ब्रिटिश संसद में इस विधेयक पर बहस चल रही थी, उस समय क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे और उसके पहले जो था विंस्टन चर्चिल, जो कि उस समय वहां की विधान परिषद का सदस्य था, जिसने अपने भाषण में कहा था ब्रिटिश संसद में कि हम भारतीयों को स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन इनको स्वतंत्रता समझने में लगभग 1000 वर्ष लग जाएंगे। हालांकि उसका जो कथन था वो गलत साबित हुआ। भारतीय 70 साल में अपनी स्वतंत्रता समझ चुके हैं, ठीक है। तो 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को ये स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को पास हुआ और भारत और पाक 2 राष्ट्र बन गए। और 14 अगस्त की नाइट को पाकिस्तान आजाद और 15 अगस्त की जो है भारत आजाद। अर्थात कुल मिला के कह सकते कि इनको आजाद तो एक समय किया था, लेकिन आधे घंटे पहले घोषणा पाकिस्तान की कर दी थी। इसलिए पाकिस्तान अपनी जो आज़ादी है वो 14 अगस्त को मनाता है, और चूंकि 12 बजे भारत की घोषणा हुई थी इसलिए 15 अगस्त को भारत आज़ादी मनाता है। तो स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई को पास हुआ था और 15 अगस्त की तारीख को इन्होंने क्या कर दिया, भारत और पाकिस्तान को, पश्चिमी भारत जो था उसे हिंदुस्तान और पश्चिमी भारत जो था उसे जो पाकिस्तान और पूर्वी भारत जो था उसे हिंदुस्तान नाम दिया गया। तो यहाँ से एक फैक्ट याद रखना, और यह है लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का अंतिम वाइसराय था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, या स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज वाइसराय तो भी लॉर्ड वाइसराय यही आएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ये 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, स्वतंत्र भारत का अंतिम वाइसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन, यह क्वेश्चन ये आ सकता है कि अंतिम अंग्रेज वाइसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। 2 तरीके से फैक्ट बनेगा। 2 फैक्ट और इसमें नीचे आएंगे जो कि आखिरी वाइसराय आते हैं 1948 से लेकर 1950 तक, जो कि सी राजगोपालाचारी है। उन्हें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या वाइसराय के रूप में पद स्थापना मिलती है। जून 1948 से लेकर जनवरी 1950 तक सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय। 2 तरीके से क्वेश्चन ये आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के भारतीय वाइसराय तो सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के अंतिम वाइसराय सी राजगोपालाचारी। 2-3 तरीके से फैक्ट आएगा। 1948 से 1950 तक ये रहे। इनके समय की सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्र भारत को जो भारतीय गवर्नर जनरल थे ये अंतिम थे, साथ ही संविधान अंगीकृत करने का जो समय था 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, और संविधान बनकर जिस दिन तैयार हुआ उसी दिन कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, लेकिन एक तारीख थी 26 जनवरी 1950, वो याद रखने के लिए मैंने आपको कल लाहौर अधिवेशन में बताया था कि 26 जनवरी के दिन ही हमारा संविधान क्यों लागू हुआ। आप लोग लगभग सब जानते हैं, इसलिए लागू हुआ कि लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू जी ने अपनी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया था, और 26 जनवरी 1930 से उन्होंने भारत में
स्वतंत्रता आंदोलन मतलब स्वतंत्रता मनाने की शुरुआत कर दी थी। तो उसी तारीख को याद रखने के लिए, चूंकि संविधान बनकर 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, लेकिन 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया, उसी समय भारत के अंतिम वाइसराय जो कि श्री राजगोपालाचारी ने 24 जनवरी 1950 को ध्वनि मत से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और उस दिन भारत में वाइसराय और गवर्नर जनरल का जो पद था वो हमेशा के लिए क्या हो गया, समाप्त हो गया। और संवैधानिक पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। तो संवैधानिक प्रमुख के रूप में जब राष्ट्रपति को चुना गया तो ये समकक्ष है ब्रिटेन के क्राउन के समकक्ष, याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे जो वाइसराय हैं, ये आज वाइसराय के रूप में अंतिम हमारी क्लास की। अगला जो भी आप इसमें जो आधुनिक इतिहास है उसमें क्या क्या चीजें बचती है, देखो एक तो बचती है कांग्रेस, एक बचते उसमें आदिवासी विद्रोह, एक बचता है उसमें किसान विद्रोह, एक बचता है उसमें गांधी जी के आंदोलन, और आखिरी जो ऑप्शन बचता है उसमें आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह, गांधी जी के आंदोलन और कुछ जो धार्मिक और राजनीतिक जो आंदोलन चलाए गए थे वो सब के सब, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह है। तो एक एक दिन की क्लासें हैं निश्चित रूप से, कांग्रेस में जरूर 1-2 दिन लग सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आधुनिक भारत जो है, देखो चीजें ये कि यही रिपीट होगी, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैंने वाइसराय क्यों पहले चुने थे। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा जब हम कांग्रेस पढ़ेंगे 1885 से 1947 तक, तो वो की वही चीजें वापस से रिपीट होगी। और जब हम लोग गांधी जी के आंदोलन पढ़ेंगे तो फिर भी वही चीजें रिपीट होगी। इसलिए जो मुख्य फैक्ट थे वो वाइसराय के उसमें कवर हो जाते हैं, इसलिए हमने वाइसराय को पहले ले लिया था। और इस प्रकार से आज 8वें पार्ट के रूप में लगभग 8 क्लास इसकी चली हमारी, 2-2, 3-3 वाइसराय हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। अगर किसी को कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो पूछें, आपको कोई समस्या हो तो जरूर पूछें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। है किसी को कोई प्रॉब्लम? टाइम पे आप लोग क्लास अटेंड किया करें। सर ये 11 राज्य और ये 8 प्रांतों में क्या है आम चुनाव? एक्चुअली में क्या हुआ था, जैसे आप सरकारें हैं बहुत सारे राज्यों में अलग अलग, कहीं कांग्रेस की कहीं बीजेपी की है। तो आप देखना कई राज्यों में बीजेपी ने किसी अन्य पार्टी की साझेदारी से क्या बनाई है, सरकार बनाई है। तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के रूप में 8 राज्यों में क्या मिला था, बहुमत मिला था। तो 8 राज्यों में तो अकेली कांग्रेस ने बनाया था सरकार, लेकिन 3 राज्यों में उसने अन्य पार्टी की साझेदारी से सरकार बनाई थी। तो ऑब्जेक्टिव में दोनों चीजें आती है, कभी 11 पूछ लिया जाता है, कभी 8 पूछ लिया जाता है। सिर्फ कांग्रेस का पूछा जाता है तो 8 प्रांत में उसने बनाई थी। और अगर ये पूछा जाता है कि 1937 में कितने राज्यों में सरकारें बनाई गई थी, तो 11 राज्यों में सरकारें बनाई गई थी। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो दोनों में से एक आंसर रहेगा, और अगर आपका दोनों रहे तो फिर आपका आंसर 11 राइट रहेगा, याद रखिएगा। क्योंकि 3 राज्यों में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन अन्य पार्टी की सहयोग या साझेदारी से क्या की थी, सरकार बनाई थी। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। कल जो आपकी क्लास रहेगी वो अगली क्लास जैसा भी होगा मैं आपको मतलब बता दूंगा शाम को। और जो इसका PDF या इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इसी के साथ आप घर पे रहें, और चूंकि अभी वैक्सीन लगाई जा रही है तो आप जरूर वैक्सीन लगाएं। कल मुझे भी वैक्सीन लगा था, आज लग नहीं रहा था कि मैं क्लास पढ़ा दूंगा, लेकिन आपके सामने हूँ। तो निश्चित रूप से आप भी वैक्सीन लगाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।